सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी एंशियंट हिस्ट्री सीक्रेट्स यू डिड नॉट नो बिफोर फेट अभिजीत चावड़ा द रणवीर शो। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, मलिक शकलानी पास। हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अभिजीत चावड़ा लौट चुके हैं, आ चुके हैं फिर से द रणवीर शो हिंदी पर। इनके साथ एक बहुत ही बढ़िया पार्ट 1 किया था, शॉकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो हिस्ट्री हमें स्कूल में सिखाई जाती है वो कंप्लीट हिस्ट्री नहीं है, वो हल्की सी मैनिपुलेटेड हिस्ट्री है। जब ब्रिटिश ने इंडिया को कॉन्कर किया था, हमारे टेक्स्ट बुक्स में हमें जो सिखाया जाता है थोड़ा सा बदल दिया था। थोड़ा सा नहीं, शायद बहुत कुछ बदल दिया था। और जो हमारी असली हिस्ट्री है हमसे छिपाई जाती है। तो इसी टॉपिक को लेकर, लॉस्ट शॉकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया को लेकर हम लौट चुके हैं पार्ट 2 के साथ। एन्जॉय अभिजीत चावड़ा सर ऑन द रणवीर शो हिंदी। अभिजीत चावड़ा सर, नमस्ते। द रणवीर शो हिंदी में फिर से आपका स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हमारा जो शॉकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया एपिसोड किया था वो शायद हमारा सबसे आइकॉनिक हिंदी एपिसोड बन चुका है। आज भी कमेंट्स आते रहते हैं, सीक्वल एपिसोड्स के रिक्वेस्ट आते रहते हैं, यही है वही सीक्वल एपिसोड। फर्स्टली सर, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ओन पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। बहुत, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, फाड़ू पॉडकास्ट है। आई ऑल्सो कंज्यूम इट अ लॉट। उससे मैंने भी बहुत कुछ सीखा। हर दिन आप एक एपिसोड रिलीज करते हो? हफ्ते में 5 बार कर रहा था, अभी 3 बार कर रहा हूँ। ओके, क्रेजी। आप एस्ट्रोफिजिसिस्ट हो, आप जियो पॉलिटिक्स के अफिशिएनाडो हो, बट इन माई हार्ट मेरे लिए आप हमेशा एक हिस्टोरियन रहोगे। आई लव योर एस्ट्रोफिजिक्स साइड। पर जितनी हिस्ट्री आपको पता है इंडिया के बारे में, आई हैव नॉट मेट टू मेनी पीपल हु नो दैट। पिछले एपिसोड में हमने टॉप 10 क्विक पीसेस ऑफ हिस्ट्री किए, ये मोर टॉप 10 है। आई वुड लाइक यू टू हाईलाइट सम कूल पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री दैट आर लॉस्ट, जो हिस्ट्री हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती सर। फिर से 10 पॉइंट्स। पहले आई थिंक हम शुरुआत कर सकते हैं आइस एज के साथ। पहले तो सर ये समझा दो कि आइस एज होता क्या है, कूलिंग और वार्मिंग फेजेस क्या होते हैं अर्थ के लाइफ स्पैन में, और वहाँ इंडिया का क्या सिग्निफिकेंस है। तो कूलिंग और वार्मिंग अर्थ की हिस्ट्री में होती रही है। ये ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल कूलिंग, क्लाइमेट चेंज, ये हमेशा रहा ही है, चालू ही रहता है ये, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट हमेशा चेंज करता है। तो कुछ ऐसे फेजेस आए अर्थ के हिस्ट्री में जब अर्थ पूरी ठंडी हो गई, पोल्स ठंडे हो गए, आइस हो गया हर जगह पे, सिर्फ इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन्स में पानी रहा, बाकी हर जगह सब फ्रीज हो गया। और कुछ टाइम ऐसे आए जब एंटार्क्टिका में भी पानी था। सो ऐसा होता रहता है। तो अभी इंडिया में क्या होता है कि इंडिया इक्वेटर के पास है, ट्रॉपिकल जोन में है। तो इंडिया का क्लाइमेट हमेशा, इवन ड्यूरिंग द आइस एज, काफ़ी प्लेजेंट रहा है एंड कंड्यूसिव टू ह्यूमन सेटलमेंट। तो इंडिया में जो हिस्ट्री है ह्यूमैनिटी की, वो एटलीस्ट 60-70,000 ईयर्स पुरानी है। जो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ था, वो सबसे पहले अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट से, जिबूती से लेकर अरेबियन डेजर्ट में आया। उस टाइम पे अरेबियन डेजर्ट नहीं था, ग्रीन था। और वहाँ से वो ईस्टवर्ड गए और इंडिया में सेटल हुए। तो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन वाले जो पहले ह्यूमंस थे आउट ऑफ अफ्रीका वाले, वो सबसे पहले इंडिया में अपना उन्होंने घर बनाया, और फिर इंडिया से दुनिया भर में स्प्रेड हुए। इसका जेनेटिक फुटप्रिंट हमें मिला है, क्योंकि जो सबसे एंसेस्ट्रल हैप्लो ग्रुप है, जो लीनिएज है, वंश है, वो इंडियन है, मेल भी और फीमेल भी। और इसके डिसेंडेंट जो वंश है वो हर दुनिया में हर जगह फैले हुए हैं। मतलब एक जीन है जो दुनिया भर के लोगों में पाई जाती है, बट एक सिग्नेचर है, जेनेटिक सिग्नेचर। ओके, एक जेनेटिक सिग्नेचर है। एंड अगर आप उसे ट्रेस बैक करोगे तो ये पता चलता है कि एंशिएंटली वो इंडिया से बिलोंग करता था। यस, जो मेल सिग्नेचर है वो अबाउट 55,000 ईयर्स पुराना है, जो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ। और जो फीमेल है वो 60-65,000 ईयर्स पुराना है, वो भी इंडियन ओरिजिन है। ओके, सो पूरी दुनिया का मोर देन 90% ह्यूमन बीइंग्स और नॉन अफ्रीकन्स वो इंडियन ओरिजिन के हैं। लेकिन यू हैव टू गो बैक 50-60,000 ईयर्स बिफोर टुडे। सर, तो बेसिकली मतलब एक ज़माने में आइस एज हुआ करता था। मोस्टली जो यूरोप का पार्ट था, ऑस्ट्रेलिया,
नॉर्थ अमेरिका, वहाँ मोस्टली आइस थी, जैसे आइस एज मूवी में दिखाया गया। हाँ हाँ तो जितने भी ह्यूमंस थे वो इक्वेटर के आसपास थे, और अफ्रीका से एक यूनिट निकला ह्यूमंस का, पर्शिया में सेटल हुआ, इंडिया में सेटल हुआ, इंडिया में बहुत देर तक रहे शायद, और जब आइस एज कम होने लगा, जब वो आइस मेल्ट होने लगी, तो फिर इंडिया से और दूसरी जगह जाने लगे। आई थिंक क्या हुआ था कि जो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ था वो अबाउट 70-75,000 ईयर्स आज से पहले हुआ था। उस टाइम पर शायद आइस एज नहीं था। जो Okay. पिछला जो आइस एज था वो अबाउट 20-25,000 ईयर्स पहले का था। ओके What was the main ice age before today? ओके और उस समय ह्यूमन बींग्स नॉर्थ अमेरिका में पहुंचे वाया लैंड रूट, ओके द बेरिंग स्ट्रेट, जो उस टाइम पे फ्रोजन था, तो दे कुड क्रॉस बाय फुट। और फिर एक दूसरा छोटा आइस एज है अबाउट 12-13 साल, 1000 साल पहले, जब ये यंगर ड्राइस इवेंट हुआ, ग्रीनलैंड में एक कॉमेट या मीटियोर का क्रैश हुआ था, और उस टाइम पे वापस थोड़ा एक 2,000 साल फिर से आइस एज आ गया। तो ये 2 रिसेंट इवेंट्स हैं, बट ह्यूमन माइग्रेशन इससे डेफिनेटली इन्फ्लुएंस हुआ है, लेकिन इंडिया में उसका इफेक्ट कम हुआ था। बट बेसिकली मतलब मेन पॉइंट ये है कि इंडिया में बहुत लोग थे और वहाँ से हर जगह चले गए। हर डायरेक्शन में गए, यस। ये एग्जैक्टली इंडिया से रिलेटेड नहीं है, बट अलग अलग रेसेस अलग अलग दिखते क्यों है? इट्स बिकॉज ऑफ वेदर, कि एक यूरोपियन एक तरह का दिखता है, अफ्रीकन एक तरह का दिखता है, फिर चाइनीज़ एक तरह के दिखते हैं। ये क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलता है एवरी डे, और अगर ज़्यादा सनलाइट हमने ऑब्जॉर्व कर लिया तो हमें कैंसर हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो हमारा स्किन उसके लिए थोड़ा सा डार्क होता है। अगर आप अफ्रीका में रहते हो इक्वेटर के पास, तो वहाँ बहुत इंटेंस सनलाइट आता है, तो उसके लिए स्किन को और मेलानिन प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो इसके लिए और वहाँ पे स्किन और डार्क है। अगर आप नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में रहेंगे, जैसे कि नॉर्दर्न यूरोप एक्सेट्रा, वहाँ पे बहुत कम सनलाइट मिलती है, और सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है, तो उसके लिए स्किन को लाइट करना पड़ेगा। तो दिस हैपन्स ओवर लाइक 10-15 जनरेशंस, अपने आप बॉडी अडाप्ट हो जाता है। ओके तो इसके लिए अगर आप मंगोलिया में रहेंगे, वहाँ पे हर जगह आइस है, स्नो है, और स्नो ब्लाइंडनेस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पे। सो दैट्स व्हाई द आईज नीड टू बी स्मॉलर। आइज कम खुली रहनी पड़ती है, तो इसके लिए धीरे धीरे उनकी आंखें छोटी हो गई। गॉट इट। तो ये बहुत सुपरफिशियल फीचर्स है, अंदर हम सब एक ही है एक्चुअली। तो सर आई थिंक ये बात हो गई ओरिजिनल वो इंडियन जेनेटिक सिग्नेचर के बारे में, बट एक और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि इंडिया से जो माइग्रेशंस हुई, पहले तो एक बड़ी माइग्रेशन हुई थी टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, और ये भी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में कम बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन रहता है, रिकी पॉन्टिंग के एंसेस्टर्स, ग्लेन मगरा के एंसेस्टर्स, जो एक्चुअली ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिश ने वहाँ आई बिलीव जेल ओपन एयर जेल बना दिया था ऑस्ट्रेलिया को। ओके, मतलब जो उनके जो कन्विक्ट्स थे, कन्विक्ट्स, हाँ, उनको देश से निकाला और ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया कि आप वहाँ पे जाके रहो, आप कभी वापस नहीं आओगे। पर उसके साथ साथ वहाँ कौन रहते थे? ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनीज, जो Yes. ओरिजिनली ऑस्ट्रेलियन ट्राइबल लोग थे। हाँ, तो अगर उनका भी जेनेटिक स्कैन अगर आप करोगे, आपको वही वो R1 A1A। तो ऑस्ट्रेलिया के जो अबोरिजिन्स है, वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑस्ट्रेलिया के, वो कम से कम 50-60 हज़ार साल से वहाँ पे रह रहे हैं। वाओ। अभी उनका अगर हम डीएनए और जेनेटिक प्रोफाइल को स्टडी करते हैं, तो क्या मिला है हमें आज रिसेंटली कि अराउंड 4,500 ईयर्स बिफोर टुडे उनका जेनेटिक प्रोफाइल चेंज हुआ, उसमें इंडियन जेनेटिक्स का एंट्री हुआ। तो आज आप अगर किसी भी एवरेज ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल पर्सन को देखेंगे, उसका डीएनए टेस्ट करेंगे, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 12% डीएनए इंडियन ओरिजिन है, नॉट नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, जस्ट इंडियन। तो अराउंड 4,500 साल पहले क्या हुआ कि इंडियन लोग इंडिया से निकले और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, शिप्स पे शायद, मोस्ट लाइकली शिप्स पे, क्योंकि लैंड रूट बहुत लंबा है। इट इज़ मच ईजियर टू ट्रैवल बाय शिप, और इंडिया में नेवल कैपेबिलिटी हमेशा से थी, क्योंकि ऋग्वेद में भी बड़े बड़े शिप्स की बात की गई है, जिसके 100 ओवर्स थे। सो इंडियंस मोस्ट लाइकली सी रूट से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, और वहाँ पर वो वहाँ घुल मिल गए, और उनका आज भी जेनेटिक सिग्नेचर वहाँ के लोगों में मिलता है। सो ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल पीपल में इंडियन डीएनए है अबाउट 12%। और उसी टाइम पर ऑस्ट्रेलिया में एक नया प्राणी आया
द वाइल्ड डिंगो, जो ऑस्ट्रेलियन कुत्ता है, वाइल्ड कुत्ता, जो इंडियन कुत्ते जैसा ही दिखता है, वही ब्राउन कलर का, मीडियम साइज्ड, इंटेलिजेंट, वही है। वो भी उसी टाइम पे आया ऑस्ट्रेलिया में, उसके पहले कभी था नहीं। और उसी टाइम पर अगर आप आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का, तो वहाँ पर नए टूल्स आ गए उसी टाइम पर। सो ये सब नया टेक्नोलॉजी, नया कुत्ता, नया DNA सब इंडिया से आया अबाउट 4,500 years ago। क्या सोच के इंडिया से निकले होंगे लोग? उस टाइम पर इंडिया में सो कॉल्ड हरप्पन फेज चल रहा था, और उसी टाइम के आसपास इंडियन जेनेटिक्स वेस्ट में भी मिलते हैं, सीरिया में, मित्तानी किंगडम एट्सेट्रा। तो मुझे लग रहा है कि उस टाइम पर इंडियंस हर जगह घूमने बाहर निकले थे इंडिया से, अलग अलग डायरेक्शन में। एक तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, एक पूरे वेस्ट में पहुंच गए, सीरिया और एनाटोलिया, टर्की में। शायद कोई किंगडम ने भेजा होगा, शायद किसी किंगडम ने भेजा होगा, या फिर शायद इतने रिच हो गए थे इंडियंस के कहीं कहीं और जाते हैं, कुछ नया दिखते हैं। और इसका कारण क्या है हम आज नहीं जान सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली उस टाइम पे इंडिया के बाहर बहुत सारे आउटवर्ड माइग्रेशंस हुए थे, क्लियरली। मैंने सुना है कि वो जो आइस एज की बात कर रही थी हमने अभी, आई डोंट नो वेदर ऋग्वेद है या कोई और एंशिएंट किताब है, उसमें बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन दी गई है, अफ्रीका में ये था, साउथ अमेरिका में ये है। तो द क्वेश्चन इज ऑलवेज इन माई हेड कि उनको कैसे पता था कि साउथ अमेरिका में क्या है? साउथ अमेरिका इतना दूर है, बट ये कैसे पता कि वहाँ एक अमेजोन नाम का एक फॉरेस्ट है, वहाँ ऐसा टाइप का एक सिविलाइजेशन है? दी ओनली आंसर आई हैव इज़ कि उन्होंने शायद शिप्स डेवलप किए होंगे एंड दे हैव फिगर्ड आउट हाउ टू ट्रैवल बाय शिप। शायद इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रैवल भी हुआ रहेगा तभी। हमारे पास एविडेंस तो है कि इंडियन लोग कहाँ कहाँ नहीं पहुँच गए थे। फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर 4,000 साल पहले इंडियन कैटल थे, ज़ीबू कैटल, जो इंडियन ओरिजिन कैटल है, वो कहीं और से नहीं निकले हैं, इंडिया से ही निकले हैं। अगर आप मेडिटेरेनियन रीजन में देखेंगे, वहाँ पर एक आइलैंड है, शायद संतोरिनी है उसका नाम, वहाँ पर लंगूर के पेंटिंग्स है। अब लंगूर सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं और ये 5,000 साल पुराना सिविलाइजेशन है। तो वहाँ पर इंडिया से लंगूर पहुँच गए थे। तो इंडियंस बहुत हज़ार साल से ट्रैवल कर रहे हैं, सी वॉयजेस, लैंड वॉयजेस, मोस्टली सी वॉयजेस, क्योंकि इंडिया का नेवल कैपेबिलिटी बहुत था उस टाइम पे, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस था उस तरह में। सो डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल कि वो साउथ अमेरिका भी पहुँचे होंगे, नॉर्थ अमेरिका भी पहुँचे होंगे। आज हमारे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन एविडेंस नहीं मिला है इसका मतलब नहीं कि ये नहीं हुआ है। सो पॉसिबिलिटी है। और पिछले पॉडकास्ट में हमने एविडेंस की बात करी थी कि एविडेंस शायद जलाया गया है, एविडेंस शायद डिस्ट्रॉय किया गया है बाय इन्वेजन्स। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है ऑफ लॉस्ट हिस्ट्री। यस सर, तीसरा पॉइंट, मे बी वी शुड हाईलाइट द फैक्ट कि जो हिस्ट्री हमें सिखाई गई है वो गलत हिस्ट्री है। हमें बोला गया है कि हमारे सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी हड़प्पा के साथ, हड़प्पा मोहनजोदारो के साथ 2,500 years बैक। पर अभी हमें नई हिस्ट्री मिल रही है, और जो हिस्ट्री भारतीय बच्चों को सिखाई जाती है कि नहीं हड़प्पा मोहनजोदारो से स्टार्ट हुआ था, वो कैंसिल करना चाहिए हमें कि यार ये नहीं हुआ था। और अभी आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी मिला है कि यार ये सब हुआ। आपके ही पॉडकास्ट में मैंने एक बात सुनी थी कि अगर आप वाराणसी की हिस्ट्री को स्कैन करोगे, बनारस की हिस्ट्री को स्कैन करोगे, तब आपको ये पता चलेगा कि बनारस और मोहनजोदारो का एज रफली सेम ही है। जब मोहनजोदारो था तभी बनारस भी उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड था। तो वुड यू लाइक टू हाईलाइट दैट एज द थर्ड पॉइंट? बनारस में आर्कियोलॉजिकल थोड़ा बहुत काम हुआ है, और उससे मालूम पड़ा है कि कम से कम 5,000-6,000 हज़ार साल पुराना है ये सिटी। और अगर आप और ढूंढेंगे तो और भी मिलेगा। नॉट ओनली वाराणसी, बहुत सारे ऐसी जगह है जो बहुत पुरानी है। अभी बंगाल के आसपास ईस्टर्न एरिया में चंद्रकेतुगढ़ नाम का एक ये रीजन है, वहाँ पर कितना कुछ मिला है। पाटलिपुत्र कितना पुराना है, पटना, वहाँ पर कितना कुछ आर्कियोलॉजिकल रूइंस है जिसको किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है, कुछ काम नहीं हो रहा है। लद्दाख में कुछ 11-12 हज़ार साल पुराना सेटलमेंट मिला है। हरियाणा में कुछ 9,000 साढ़े 9,000 साल पुराना, ऑलमोस्ट 10,000 साल पुराना ये हड़प्पन साइट मिला है, भिराना। और हम जानते हैं कि जो हड़प्पन ईरा का जो हमारा फेज था, उसके कम से कम 99% आर्कियोलॉजिकल साइट्स, हज़ारों हैं, उसको किसी ने आज तक एक्सप्लोर नहीं किया है, रिसर्च नहीं किया है। तो ये हम जब शुरू करेंगे तो और पुराना हिस्ट्री निकलने वाला है। तो अब हमारा हिस्ट्री कम से कम 10, 15, 20 साल पुराना है, लेकिन हमने कुछ खोजा नहीं है, कुछ रिसर्च नहीं किया है। इसके लिए हम सोच रहे हैं कि सिर्फ 4-5 हज़ार साल पुराना इंडियन हिस्ट्री है। अभी अगर आप टेक्स्ट बुक्स को देखेंगे तो उसमें किसी भी टेक्स्ट बुक में इंडियन हिस्ट्री सिर्फ गौतम बुद्ध और मौर्यन ईरा से शुरू होता है, विच इज़ 2,500 years बिफोर टुडे। तो ये सब क्या था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये जो
कालीबंगान है, बिराना है, राखीगढ़ी है, ये कितने हज़ारों साल पुराने सिटीज़ है, वेल लेड आउट आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। उनका जो ग्रिड सिस्टम था सिटी प्लानिंग का, वो आज के इंडियन सिटी से बेटर था। उनका जो ड्रेनेज सिस्टम्स थे वो आज के इंडियन सिटी से बेटर थे। इतना एडवांस्ड फुल्ली अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन था, बिगर देन इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया पुट टुगेदर। इतना वास्ट था। और हमने सिर्फ वेस्टर्न एरिया में देखा है, सप्त सिंधु रीजन में, लेकिन पूरा इंडिया इंटरकनेक्टेड था। अगर हम ढूंढेंगे नहीं तो ये मिलेगा नहीं। तो पूरा हिस्ट्री बहुत ही डीप है हमारा। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी आर्कियोलॉजी को फंड नहीं किया ज़्यादा अभी तक। अगर फंड करेंगे तो ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, बट द क्वेश्चन इज कि फंड क्यों नहीं किया है? अजीब बात है कि फंड नहीं किया है। अगर आप इजिप्ट में देखेंगे तो इजिप्शियन आर्कियोलॉजी टूरिज्म का बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है। बहुत हज़ारों लाखों टूरिस्ट को खींचता है, क्योंकि वहाँ पे इतना इंटरेस्टिंग आर्कियोलॉजी है और उसको अच्छे से प्रेजेंट किया है, उसको वेल मेंटेन किया है। अगर इंडिया में इतने पुराने और इतने मोन्यूमेंटल आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, तो अगर उनको हम एक्सकवेट करेंगे और ठीक से प्रिजर्व करेंगे और शोकेस करेंगे तो लाखों टूरिस्ट आएंगे इंडिया में भी, क्योंकि ये इजिप्ट से काफ़ी बड़ा है, इजिप्ट से काफ़ी पुराना है, किसी भी जगह से पुराना है और सबसे एडवांस्ड है। तो ये मुझे समझता नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है। करना चाहिए। टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। टूरिज्म सबसे, आई मीन पैसे की बात करता तो टूरिज्म से पैसा आएगा, है ना। आई फील कि ये होगा अगले 25-50 सालों में, होपफुली। आई होप सो। थ्रू दिस पॉडकास्ट मे बी। अगर कोई पॉलिटिशियन ये देख रहा है तो प्लीज़ टारगेट दैट। सर, चौथा पॉइंट, आई फील कि हमें केल्टिक्स, सीरियंस, ईस्टर्न यूरोपियंस, इन सब लोगों की भी बातें करनी चाहिए। पिछले पॉडकास्ट में हमने रोमानी लोगों की बातें करी, पर रोमानी फिर भी एक रीसेंट फिनोमिनन है, और मैंने उस एपिसोड के बाद जाना कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी एक रोमानी है, तो उनके अंदर भी शायद गुजराती खून है, सिंधी खून है। बट लेट्स टॉक एक्चुअली अबाउट यूरोपियंस, जो असली यूरोपियंस है, जो वाइट स्किन्ड यूरोपियंस है। यहाँ तक स्कॉटलैंड और आयरलैंड में जहाँ केल्टिक कल्चर है, वहाँ तक भी इंडियन कल्चर पाया जाता है। तो ये समझा दो सर ऑडियंस को। ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है। अभी अगर आज हम यूरोप को देखेंगे तो अनटिल रिसेंटली यूरोप एक क्रिश्चियन कॉन्टिनेंट था, लेकिन इसके पीछे एक और कहानी है। क्रिश्चियनिटी 1-1.5 साल पहले यूरोप के ऊपर इम्पोज की गई बाय फोर्स। उसकी हिस्ट्री अलग है, उसके अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन यूरोप की प्री क्रिश्चियन हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो यूरोप का जो प्री क्रिश्चियन कल्चर था वो हर जगह अलग अलग था। जैसे कि आज इंडिया में हिंदुइज्म अलग अलग तरीके से मनाया जाता है विद इन इंडिया, और ये जो पूरा कल्चर था यूरोप का, वेदर इट इज़ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ग्रीस, रोम या फिर इंडिया, ये पूरा एक सिंगल कल्चरल कंटिन्यूम था, एक ही कल्चर था जिसके अलग अलग लोकल मैनिफेस्टेशंस थे। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इंडिया में वैदिक समय में सबसे महान भगवान कौन थे? इंद्र थे। अभी इंद्र के 2 महान मेन हथियार है, एक तो है वज्र जिसका बोलते हैं थंडरबोल्ट, और दूसरा भी वज्र है जो है हैमर। अभी ये जो देवता है इंद्र, उसका ट्रांसलेशन हुआ ग्रीस में ज़्यूस, जो भी थंडर गॉड है और हैमर गॉड है। रोम में ज़्यूस बिकेम जुपिटर, थंडर गॉड, हैमर गॉड। थॉर इज अ थंडर गॉड, हैमर गॉड। अभी इंडियन मिथोलॉजी में जो इंद्र है, उसने एक महान राक्षस सांप को हराया था जिसका नाम था वृत्र, क्योंकि वृत्र ने पूरे समुद्र को कब्जे में कर लिया था और पूरी दुनिया सूखी पड़ रही थी। तो इंद्र ने इस महान सी मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय किया। थॉर ने भी वही किया, जुपिटर ने भी वही किया, और ये ज़ूस ने भी वही किया। लेकिन सबसे पुराना भगवान कौन है? इंद्र है। तो यहाँ से ये पूरा रूट है इस कल्चर का। ये एक हिस्सा हो गया। सो सेम कल्चर एवरीवेयर, लेकिन उसके बहुत अलग अलग लोकल मैनिफेस्टेशंस है। अब एक दूसरी इंटरेस्टिंग कहानी है आयरलैंड की। तो आयरलैंड में एक जो फाउंडेशनल मिथ है कि आयरलैंड के जो का फाउंडेशन कैसे हुआ था, तो ये मिथ क्या है कि एक मदर गॉडेस थी जिसका नाम था दानू। शी वॉज द फाउंडर ऑफ द मिथोलॉजिकल आयरिश पीपल, जो कहीं और से आए थे, और उन्होंने आयरलैंड में
अपनी सेटलमेंट किया. सो दानू इज़ द रिवर गॉडेस. शी इज़ द प्री क्रिश्चियन मदर गॉडेस ऑफ आयरलैंड. अभी ऋग्वेद में भी एक दानू है. जो ऋग्वेद वाली दानू है वो भी एक रिवर गॉडेस है. और यूरोप में बहुत सारी नदियां हैं. डैन्यूब, डॉन, नाइपर, नाइस्टर, दुनियावेक, बहुत सारी नदियां हैं जिसका नाम का रूट वर्ड है दानू. और जो पुरानी स्कीथियन भाषा थी, शक लोग थे, उनकी भाषा में भी पानी का नाम था दानू. सो दिस शोज के ग्रेजुअली वेस्टवर्ड माइग्रेशन हुआ कुछ पुराने इंडियन लोग का, जो दानू के पुजारी थे, जिनको बोलते हैं आज दानव. ये लोग वेस्टवर्ड जाते रहे, हर नदी जो उनको मिली उसको दानू का नाम दिया, और इवेंचुअली दे एंडेड अप इन आयरलैंड. और आयरलैंड के भी फाउंडेशनल मदर गॉडेस, रिवर गॉडेस दानू है. और आयरलैंड में भी इंडियन जेनेटिक्स है. ओके. R1A1A. और शायद स्कॉटलैंड में भी. हाँ, आयरलैंड, स्कॉटलैंड सारे केल्टिक लोग एक ही है, एक ही एथनिसिटी के लोग हैं. तो आयरलैंड में भी है, स्कॉटलैंड में भी है, फ्रांस में भी है, स्पेन में भी है. आई फील कि ये ईस्टर्न यूरोप, आयरलैंड में कल्चरल पैरेलल्स भी है. मतलब जिस तरह से वो भी फैमिली ओरिएंटेड कल्चर होता है, बहुत सारे कल्चरल पैरेलल्स है एज कम्पेयर टू इंडियन कल्चर. बहुत सारे. अब अगर आप स्लाविक वर्ल्ड देखेंगे, रशियन वर्ल्ड, रशियन कंट्री, अगर लिथुआनिया देखेंगे, लिथुआनिया में आज भी अश्विन्स को एक ऑस्पिशियस सिंबल माना जाता है. ऋग्वेद में 2 भगवान थे, अश्विन्स, ट्विंस, जो नकुल और सहदेव के पिता थे, ऐसा कुछ था. यस, जो हॉर्स ट्विंस थे. तो आज भी लिथुआनिया में घरों के ऊपर 2 हॉर्स ट्विंस का एक एफिजी बनाया जाता है. उसको वो लोग अश्विन ही बोलते हैं. तो ये बहुत पुराना कल्चर है जो यहाँ से निकला है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी इतना पुराना एविडेंस नहीं है इस कल्चर का एक्सेप्ट फॉर इंडिया. तो ये हर जगह फैला हुआ था कल्चर, एक ही कल्चर था. उसके बहुत छोटे छोटे लोकल मैनिफेस्टेशंस थे. सारे भगवानों के अलग अलग नाम थे, लेकिन ट्रेडिशंस वही थे, स्टोरीज वही थी. तो ये यूरोप की हिस्ट्री है, पुरानी हिस्ट्री. आई फील कि अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री को स्टडी करोगे तो आपको 3 शायद सिग्निफिकेंटली डिफरेंट कल्चर्स मिलेंगे. एक ये है जो हम कह रहे हैं इंडिया का, इंडो यूरोपियन कल्चर, इंडो यूरोपियन. दूसरा शायद अफ्रीकन है जो इजिप्ट से स्प्रेड हुआ. और तीसरा पूरे अमेरिकाज में शामनिज्म, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में जो नेटिव अमेरिकन है उनका भी एक कल्चरल पैरेलल है. तो 3 लैंड मासेस है, ये 3 कल्चर स्प्रेड हुए. आई थिंक मे बी या मेक सेंस. यस. तो चलो अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके फ्रॉम एंशिएंट कल्चर, आई थिंक हमारे पिछले पॉडकास्ट के नीचे एक कमेंट आया था अहोम डायनेस्टी के बारे में. ये एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया की डायनेस्टी है. और नॉर्थ ईस्ट की बातें करते हैं सर, वो इंडिया का बहुत ही सुंदर हिस्सा है, अनएक्सप्लोर्ड हिस्सा है आई फील, बट हिस्टोरिकली भी अनएक्सप्लोर्ड है. तो सर अहोम डायनेस्टी के बारे में कुछ बता दो. और इवन इफ यू वांट टू टेक द 6th पॉइंट अबाउट नॉर्थ ईस्ट, गो फॉर इट. ये 5th पॉइंट है पर. ओके, सो अहोम डायनेस्टी बहुत सिग्निफिकेंट डायनेस्टी है नॉर्थ ईस्ट में. असमीज डायनेस्टी, असम का नाम ही अहोम से आता है. ओके. तो ये जो अहोम लोग जो थे वो एक्चुअली एक ताई एथनिसिटी ग्रुप है, चाहे ताई एथनिक ग्रुप है, ताई/दाई. तो थाईलैंड का नाम है ना, ये ताई एथनिसिटी से निकला है. ओके. और यूनान प्रोविंस जो है आज चाइना में, वो भी ताई लोग है. ओके. वो एक्चुअली चाइनीज नहीं है, दे आर एथनिकली ताई. तो ये अहोम के जो एंसेस्टर्स थे ये भी ताई थे. वो ईस्ट से आए ब्रह्मपुत्र वैली में, यहाँ पर सेटल डाउन हुए, और उन्होंने लोकल कल्चर को अडॉप्ट किया, और अच्छा खासा एक बहुत स्टेबल एक साम्राज्य बनाया, अहोम डायनेस्टी. तो इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि पहले तो 5-6 सेंचुरी इन्होंने राज किया इस जगह पे. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बहुत ब्यूटीफुल बहुत सारा कल्चरल फ्लावरिंग हुआ वहाँ पे. बहुत डिस्टिंक्टिव कल्चर उन्होंने बनाया वहाँ पे, अ मिक्स ऑफ ताई कल्चर एंड इंडियन कल्चर विच इज़ डिस्टिंक्टिवली असमीज. और उन्होंने दूसरा सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या किया कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मुगलों से बचाया. ये जो मुगल थे, टर्क्स, उन्होंने बार बार इन्वेड किया नॉर्थ ईस्ट इंडिया को. बेसिकली ब्रह्मपुत्र रीजन, आसाम जो आज गुवाहाटी है, एट्सेट्रा. औरंगजेब के टाइम पे, उसके पहले भी ये अहोम डायनेस्टी ने बार उसको हराया उन लोगों को. और कभी भी मुगलों को, टर्क्स को नॉर्थ ईस्ट में आने नहीं दिया, उनको आने से रोका. तो एक बहुत महान उनके सेनापति थे लक्षित बोरफुकन. उन्होंने एक बहुत बड़ी नेवल बैटल की ब्रह्मपुत्र के ऊपर, और ये
मुगल नेवल फ्लीट को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया वहाँ पे। तो ये उनका एक बहुत बड़ा हाईलाइट है अहोम डायनेस्टी का। सो दे आर द सेवियर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द टर्क्स। तो दैट्स समथिंग अबाउट द अहोम्स। सर आई फील कि मतलब जैसे हमें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में नहीं सिखाया जाता है इंडियन हिस्ट्री में, नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री के बारे में भी नहीं सिखाया जाता। तो नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री एग्जैक्टली क्या है? नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन एज यू सेड मार्जिनलाइज्ड जगह है। सो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया ज्योग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो इट इज़ काइंड ऑफ पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, काइंड ऑफ इट्स लाइक इंडियाज फुटप्रिंट इनटू साउथ ईस्ट एशिया। और वहाँ पे जो एथनिक ग्रुप्स है नॉर्थ ईस्ट में वो भी काफ़ी साउथ ईस्ट एशियन से क्लोज है, राइट। सो वहाँ पे आज अलग अलग स्टेट्स है, मणिपुर है, आसाम है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इट्स अरुणाचल प्रदेश एक्सेट्रा। तो जो सिग्निफिकेंट हिस्ट्रीज है वो आसाम की है और मणिपुर की है। तो मणिपुर का बेसिकली पूरा अलग ही 2-2,5-3 हज़ार साल पुरानी हिस्ट्री है। उनका जो रिकॉर्ड्स है किंग्स के, दे गो बैक अबाउट 3,500 ईयर्स। और काफ़ी स्टेबल किंगडम था उनका, स्टेबल एम्पायर टाइप का था। एक टाइम पे मणिपुर के किंग ने यूनान प्रोविंस को भी कैप्चर किया था, चाइना का। और उनके बहुत सारे बर्मा से वॉर्स हुए थे, कभी बर्मा जीता था, कभी मणिपुर जीता था एक्सेट्रा। एंड आसाम लाइक आई सेड उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को बचाया मुगल से। तो मणिपुर का इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, आसाम का इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। त्रिपुरा बेसिकली उनका भी आजकल इट इज़ मोर बंगाली त्रिपुरा, लेकिन पहले वहाँ पर त्रिपुरी किंगडम था, तो उनका भी अलग से हिस्ट्री है। ये सब बहुत कम सिखाया जाता है। आई थिंक उधर लोकली भी उसकी ये हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा वो एक्सपोजिशन नहीं है टेक्स्ट बुक्स में। सो आई थिंक इंडिया नीड्स टू पे मोर अटेंशन टू नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि बहुत सुंदर जगह है। एथनिक ग्रुप्स बहुत अलग अलग है। नागालैंड है फॉर एग्जांपल, जिसका भी बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। उनका कल्चर पूरा बदल गया है पिछले 100 साल में, सब क्रिश्चियन हो गए हैं। पहले उनके अलग इंडिजिनस कल्चर था जो अभी अनफॉर्चुनेटली वाइप आउट हुआ है। सो काफ़ी ट्यूमल्टिवस हिस्ट्री है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी उनका प्रेजेंस था। फॉर एग्जांपल बैटल ऑफ कोहिमा, बैटल ऑफ इम्फाल, जहाँ पर जापानीज एडवांस फाइनली रोका गया और पीछे धकेला गया। दिस इज द 1940s। तो बहुत मतलब बहुत ही इंटेंस बैटल्स हुए थे बिटवीन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी एंड द जापानीज एंड द INA, इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस। तो ये सब पिवोटल बैटल्स थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। द बैटल ऑफ द रेड हिल, जिसके बारे में कोई जानता नहीं है आज, बहुत ब्लडी बैटल था जहाँ पर जापान को हार मिली थी। तो काफ़ी डीप हिस्ट्री है वहाँ की, वेरी इंटरेस्टिंग। सर बर्मा इंडिया का पार्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने जाने दिया बर्मा को। आई मीन अगर नॉर्थ ईस्ट हमारा पार्ट है तो बर्मा भी होना चाहिए, क्योंकि कल्चर तो एक ही है, राइट। अगर आज आप बुद्धिज्म बोलेंगे उसको, विच इज स्टिल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। सो इट वाज बर्मा डेफिनेटली ब्रिटिश इंडिया और ब्रिटिश राज का हिस्सा था। वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस थे, बर्मीज भी इंडिया में थे। फॉर सम रीज़न एज एन एक्सीडेंट ऑफ हिस्ट्री बर्मा को अलग कर दिया गया, और आज पूरा फिर उन्होंने काइंड ऑफ एथनिक क्लिंजिंग किया था बर्मा में। बहुत सारे इंडियंस थे वहाँ पे, सबको भगा दिया। फिर भी आज काफ़ी सारे इंडियंस हैं बर्मा में जो बर्मीज भाषा बोलते हैं एक्सेट्रा, जो मोस्टली रंगून में रहते हैं। और उधर हिंदूज भी है आई थिंक बर्मा में काफ़ी सारे। तो यह बर्मा होना चाहिए था इंडिया का हिस्सा, बट मे बी आई थिंक इट इज़ नॉट गुड फॉर बर्मा, क्योंकि आज बर्मा में मिलिट्री रूल है। एटलीस्ट इंडियन डेमोक्रेसी होती वहाँ पे अगर बर्मा इंडिया का हिस्सा होता। वही सर, चलो 7वें पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि अगर पार्टीशन नहीं हुई होती, जैसे आई थिंक हमने अभी एक जियोपॉलिटिकल पॉडकास्ट शूट किया, उसमें हमने खान अब्दुल गफ़र खान की स्टोरी बोली कि वो एक फ्रीडम फाइटर थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। हाँ। और जब पार्टीशन हो गई तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि आपने मुझे भेड़ियों के पास फेंक दिया, भेड़ियों के हवाले कर दिया है। भेड़ियों के हवाले कर दिया। हाँ। उन्होंने कहा कि आपने हमें भेड़ियों के हवाले कर दिया, यू थ्रोन मी टू द वुल्व्स। वो पार्टीशन नहीं चाहते थे। और 1946 और 47 में बहुत सारे लोग पार्टीशन नहीं चाहते थे। एवरीवन वांटेड इंडिया एंड पाकिस्तान टू बी वन नेशन। और एक तरह से ब्रिटिश ने एंड में भी डिवाइड एंड रूल करके ही हमें छोड़ दिया कि नहीं, ऐसा बताया कि नहीं, ये एक पीसफुल सेपरेशन होगी आपके खुद के पीस के लिए टू अवॉइड सिविल वॉर। बट ये एक महा सिविल वॉर हो गई, क्योंकि उसके बाद भी इंडिया और पाकिस्तान के इतने सारे वॉर्स हो गए। ये भी सिविल वॉर ही है, अभी न्यूक्लियर सिविल वॉर का थ्रेट है। वाओ।
अगर वो सेपरेशन नहीं हुई होती, पहले तो हम हिस्ट्री का हर क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतते और टू बहुत सारे इकोनॉमिक फ़ायदे होते हैं आई फील, बिकॉज पाकिस्तान भी बहुत स्ट्रेटिजिक लोकेशन में है, इट्स द एंट्री टू द मिडल ईस्ट। एक ज़माने में अफ़गानिस्तान भी इंडिया का पार्ट था, बिल्कुल। स्पेशली एंशिएंट ज़माने में। महाभारत में एक कैरेक्टर है कौरव्स की माता श्री गांधारी, जो गांधार से थी। गांधार बिकेम कंधार, जो बाद में अफ़गानिस्तान बन गया। तो आई फील कि पहले सब अफ़गानिस्तान से लेकर बर्मा तक सब कुछ इंडिया ही था, बट ये सेपरेशन कब हुआ अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक मौर्यन साम्राज्य के टाइम पर सब कुछ इंडिया में था। बर्मा तक नहीं था शायद उस टाइम पे, लेकिन डेफिनेटली गांधार था। पूरा पाकिस्तान जो आज है सब कुछ था। फिर मौर्यन साम्राज्य के बाद गुप्ता साम्राज्य भी आया, जिसमें भी काफ़ी सारा इंडिया फिर से यूनाइट हुआ था। लेकिन बीच बीच में ऐसे साइकिल्स आते रहते हैं जब इंडिया के अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स होते हैं। फिर ये जो टर्किक इन्वेजन्स हुए, उसमें फिर अफ़गानिस्तान जो आज है उसका कल्चरल और एथनिक कैरेक्टर बदलने लगा। फिर भी जब ये जो मुग़ल आए थे, टर्क्स, अकबर, जब अकबर ने इंडिया का इन्वेजन किया था, तब इंडियंस ने और अफगान्स ने साथ में मिलकर उसको फाइट किया था। तब हमारा राजा था राजा हेमू, जिसकी पूरी आर्मी अफगान थी, और उसने दिल्ली को कैप्चर किया। वहाँ पर उसको एम्परर का कोरोनेशन हुआ उसका, और फिर उसने अकबर से लड़ाई की और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। तो अकबर ने उसका सर काटकर काबुल भेजा, क्योंकि वो काबुल का किंग था बिकॉज उसके सारे सोल्जर्स वहाँ के थे। तो उस टाइम पर भी, अकबर के टाइम पर भी, अफगानिस्तान और इंडिया साथ में ही लड़े थे अगेंस्ट द टर्किक इन्वेडर्स, क्योंकि अफगान और इंडियंस का ब्लड तो एक ही है। रिलीजन बदल गया हो, डजेंट मैटर, लेकिन जो अकबर था वो टर्क था, वो सेंट्रल एशिया से आया था। तो इंडियंस और अफगान दोनों उसको फॉरेनर मानते थे और एक दूसरे को सेम मानते थे। आई थिंक अभी भी देखा जाए तो जो आम इंडियन इंसान है, आम पाकिस्तानी इंसान है, आम अफगानी इंसान है, राशिद खान, शाहिद अफरीदी, MS धोनी एक दूसरे को भाई ही मानते हैं। अगर आप अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को देखेंगे और यहाँ मुंबई में चल रहे होंगे, कौन देखेगा उनको 2 बार? कौन बोलेगा ये फॉरेनर्स है? एक ही लोग है, दिखने में हर चीज़ में एक ही है। ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाउंड्रीज है, डिवाइड्स है। सर, पर इतना बड़ा लैंड मास है, मतलब अफगानिस्तान से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक या बर्मा तक, तो जो आप कह रहे हो कि मौर्यन टाइम्स में एक ही किंगडम हुआ करता था, तो इतने बड़े किंगडम को गवर्न कैसे करते थे और प्रोटेक्ट कैसे करते थे? ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आप किसी भी बड़े किंगडम को देखेंगे, बड़े एम्पायर को देखेंगे, उसका इनवेरिएबली ब्रेकअप होता है, क्योंकि इन द पास्ट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी जो रियल टाइम में कम्युनिकेशन करा सके। इसके लिए बहुत चांस होते थे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा और फिर ब्रेकअप होगा। तो इसके लिए ये सब साइकिल्स आते हैं कि कंसोलिडेशन देन ब्रेकअप, कंसोलिडेशन देन ब्रेकअप। आज कंसोलिडेशन का पूरा चांस है बिकॉज वी हैव टेक्नोलॉजी। उसका फ़ायदा उठाना चाहिए इफ़ यू वांट टू रीयूनिफाई द सब कॉन्टिनेंट अंडर द वे इट शुड बी। तो इसके लिए इन द पास्ट बहुत बड़े बड़े एम्पायर बने, लेकिन फिर से टूट गए आफ्टर सेंचुरी और 2 सेंचुरी और 5 सेंचुरीज व्हाटएवर। सो तिब्बत में एक रिलीजन है, बॉर्न रिलीजन। पहले तो बॉर्न रिलीजन के बारे में बता दो, और क्या वो भी इंडिया से रिलेटेड है? आई थिंक बॉर्न रिलीजन तिब्बत का इंडिजिनस रिलीजन है। इट इज़ in many ways similar to shamanism, animism, ancestor worship, nature worship, just like the Mongol Tengrism, ये सब। और ये बहुत अच्छे से सिंक्रेटाइज हो गया विथ वज्रयाना एंड तांत्रिक बुद्धिज्म, क्योंकि किसी भी पॉलीथियस्टिक रिलीजन के जो बेसिक फंडामेंटल्स है सेम ही होते हैं। कहीं भी जाओ आप, हर चीज़ को वो डिविनिटी मानते हैं। ट्रीज में भगवान है, पत्थर में भगवान है, आकाश में भगवान है, नदी में भगवान है। तो इन सब रिलीजन्स, पॉलीथियस्टिक रिलीजन्स के सब फंडामेंटल सेम होते हैं। तो इसके लिए बॉर्न और वज्रयाना और तांत्रा सब कुछ मिलके एक कंपोजिट कल्चर बन गया तिब्बत का, जो आज दिखता है हमें। आपने बहाइज्म के बारे में सुना? सुना है, लेकिन इतना स्टडी नहीं किया मैंने। एक मॉडर्न रिलीजियस मूवमेंट है विच इज़ बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी। उसका ये मतलब है कि जो बहाई टेम्पल्स होते हैं या बहाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप होते हैं, आप वहाँ जाकर आप जीसस क्राइस्ट को भी प्रे कर सकते हो, अल्लाह को भी प्रे कर सकते हो, कृष्णा भगवान को भी प्रे कर सकते हो, आपके ऊपर है। बट अंडरलाइंग लॉजिक इज एक दूसरे को प्यार बांटो।
इस दुनिया को एक और ज़्यादा बेहतर जगह बनाओ। तो लोग कहते हैं कि बहाइज़्म का एक राइज हो रहा है पूरे दुनिया भर में। अच्छा। और अगर आप स्पिरिचुअल चीज़ों को भी स्टडी करोगे, वहाँ भी उसे बहाइज़्म नहीं कहा जाता, पर ये कहा जाता है कि एक यूनिफाइंग रिलीजन अभी आएगा, जहाँ हर कोई ये मानेगा कि हाँ मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं जैन हूँ, बट एंड में सभी लोगों के दिल में यही रहेगा कि हाँ हम एक ही है। तो बहाइज़्म का एक राइज होने वाला है अभी, Very प्रॉब्ली ओवर interesting. द नेक्स्ट 10 years। ओके। और बहाइज़्म का राइज अभी होने लगा है, कोविड की वजह से और भी ज़्यादा हो गया। अच्छा इट्स अ रिलीजन ऑफ लव, इट्स अ रिलीजन ऑफ वननेस। अच्छा। अच्छा। तो शायद जो आप कह रहे थे कि पहले हर रिलीजन एक ही था, हाँ हर कोई एक ही कल्चर को फॉलो करता था। बेसिकली यही है कि हर चीज़ में भगवान ढूंढो, हर चीज़ में भगवान देखो, और वो सच भी है। मतलब वो आपके पीछे जो लाइट है वो भी, उसमें भी भगवान है, आप में भी भगवान है, मेरे में भी भगवान है, इसमें भी भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल, यस। तो इट्स अ नाइस थॉट सर। तो 7 पॉइंट्स हो गए, आई थिंक 8-9 पॉइंट्स हो गए, बट फिर भी हम 8वां पॉइंट और 9th और 10th पॉइंट डिस्कस करेंगे। आई थिंक हमें एक चीज़ हाईलाइट करनी चाहिए, और यह है ग्रेको इंडियन कल्चर। तो जैसे कि हमने कहा कि इंडिया से लोग माइग्रेट हुए हर जगह यूरोपियंस में, बट अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर वापस लौट आया इंडिया तक। बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है ये उनकी स्टोरी पर। जो भी दुनिया को अलेक्जेंडर के बारे में पता है वो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से पता है, जो यूरोपियन स्कॉलर्स ने अलेक्जेंडर के बारे में लिखा। पर इंडियन स्कॉलर्स ने अलेक्जेंडर के बारे में क्या लिखा, क्या बोला? शायद कुछ भी नहीं। तो ये समझा दो सर, हुआ क्या था, और फिर ग्रेको इंडियन कल्चर की शुरुआत कैसे हुई थी? तो जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई लड़ाई होती है, तो उसके बारे में उसमें क्या एक्चुअली हुआ था वो जानने के लिए दोनों साइड की राय देखनी चाहिए हमें। तो आज जो अलेक्जेंडर के बारे में लिखा गया है वो सब ग्रीक पर्सपेक्टिव है। अभी इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है? तो इंडियन हिस्टोरियंस ने या इंडियन रिकॉर्ड्स में अलेक्जेंडर का कोई भी मेंशन नहीं है, एक भी नहीं है। और अजीब बात यह है कि अलेक्जेंडर का जो जनरल था सेल्यूकस निकेटर, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है इंडियन सोर्सेज में, एंशिएंट इंडियंस उस टाइम के सोर्सेज में। तो ताज्जुब होता है कि अलेक्जेंडर के बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन उसके जनरल के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। तो ऐसा लगता है कि उस टाइम की इंडियंस की आंखों में अलेक्जेंडर कुछ नहीं था, लेकिन सेल्यूकस निकेटर इम्पोर्टेंट था। क्योंकि अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर ने उसका साम्राज्य का शासन संभाला, और उसने भी फिर इंडिया को इन्वेड करने की कोशिश की। थोड़ी बहुत लड़ाई की उसने चंद्रगुप्त मौर्य से, फिर दोनों की अग्रीमेंट हो गई, और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर की बेटी को अपनी पत्नी की तरह स्वीकार किया, और दोनों फिर फैमिली बन गए, और उनकी अलायंस बन गई। और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको सेल्यूकस को 500 हाथी दिए एज ए गिफ्ट, जिसको लेकर वो फिर उसने बड़ा एक किंगडम बनाया। तो ये हिस्ट्री इंडियन सोर्सेज बताते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। और जब ये बहुत बड़ी लड़ाई हुई सपोजिटली अलेक्जेंडर और इंडिया के बीच में, तो ये सप्त सिंधु रीजन में हुई थी। वहाँ पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी हमारी बाजू में ही। इतने बड़े बड़े विद्वान थे वहाँ पर, उन्होंने कुछ क्यों नहीं लिखा उसके बारे में? तो थोड़ा आश्चर्य होता है और थोड़ा क्वेश्चन उठता है कि अलेक्जेंडर का एक्चुअल रोल क्या था, उसने इतनी बड़ी लड़ाई की थी या क्या हुआ उसका? तो एक्चुअली क्या हुआ है, और ये एक रशियन स्ट्रेटेजिस्ट है मार्शल ज़ुकोव, उन्होंने भी ये लिखा है कि मोस्ट लाइकली अलेक्जेंडर को बहुत बड़ी हार हुई थी इंडिया में, बहुत बड़ी पराजय मिली थी उनको, और वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गए, और वापस जाकर ईरान में उनकी मृत्यु हो गई। मोस्ट लाइकली ये हुआ था। लेकिन दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द इंडो ग्रीक ईरा, क्योंकि अलेक्जेंडर के बाद सेल्यूकस निकेटर ने ये साम्राज्य संभाला, वो काफ़ी बड़े किंग बने। उनके मृत्यु के बाद उनका किंगडम टूट गया, क्योंकि इतना महान लीडर था नहीं उनके पास। फिर वो जो छोटे छोटे गवर्नर्स थे, उन्होंने अपने छोटे छोटे किंगडम्स बनाए, और ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का रीजन है, गांधार, प्रेजेंट डे पाकिस्तान एट्सेट्रा। तो ये इंडो ग्रीक कंट्री बन गया। वहाँ पर छोटे छोटे किंगडम्स हुए। एक बड़े महान किंग थे उनके, मिलिंद, जिनको इंग्लिश में मिनेंडर कहते हैं, जो पहले हिंदू थे फिर बुद्धिस्ट बन गए। उन्होंने बुद्ध धर्म का एक्सेप्टेंस किया एट्सेट्रा। तो उन्होंने काफ़ी सारे डोनेशंस किए ईस्ट ऑफ इंडिया में, बिहार तक बड़े बड़े स्तूपा बनवाए एट्सेट्रा। तो ये बहुत विद्वान थे, बहुत ही अच्छे महाराज थे। मिलिंद, उनको मिनेंडर कहते हैं इंग्लिश में। तो ये इंडो ग्रीक्स है।
तो 200-300 साल तक उनका ये साम्राज्य रहा, छोटे छोटे किंगडम्स इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और ये जो गुजरात में एक जूनागढ़ नाम का एक नगर है, सिटी है, जो शायद पहले योनगढ़ कहा जाता था, मतलब ग्रीक सिटी, ग्रीक फोर्ट्रेस। तो शायद वहाँ तक ग्रीक लोग का इन्फ्लुएंस था। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के जो लोग हैं आज, उनमें थोड़ा सा फ्रैक्शनल ग्रीक एंसेस्ट्री हो सकता है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक यहाँ रहे थे। और बेसिकली ये इंडो ग्रीक्स थे, सिर्फ ग्रीक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने इंडियंस से शादी की, विवाह किया और बेसिकली इंडियन ही बन गए। तो उनका जो साम्राज्य का जो डिक्लाइन हुआ, तो वो वापस ग्रीक्स नहीं चले गए, दे असिमिलेटेड विद इन द इंडियन पॉपुलेशन। तो ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ हिस्ट्री है, इंडो ग्रीक पीरियड। उनका कल्चर दिखाई देता है अकॉर्डिंग टू? उनका कल्चर इंडियन कल्चर था। ओके। जब वो आए थे तब वो ग्रीक थे, लेकिन फिर वो घुल मिल गए इंडियंस में। जब ये मिलिंद नाम के जो राजा थे, तो ही वॉज अ हिंदू इनिशियली, वो वेदों के बहुत बड़े ज्ञानी थे। फिर बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और वो बुद्धिस्ट बन गए। तो ये बेसिकली उनका कल्चर यही था, इंडियन कल्चर ही था ये। जी, हिस्ट्री से रिलेटेड लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हिस्ट्री किसी ने भी नहीं पढ़ी मेरा नहीं, पर्सनली ओपिनियन होता है, बंदे का इंटरेस्ट होता है। बहरहाल इन्होंने वीडियो अच्छी क्रिएट की है, इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी, नो डाउट। और जो एशियन हिस्ट्री है हमारी और जिससे रिलेटेड है, और कहाँ से वो कहते हैं ना कि पुरखाब के आबाओ अजदाद कहाँ से आए हैं और कहाँ से रिलेटेड करते हैं, तो उन्होंने कुछ चीज़ें बयान की। और बीच में वो रंगत का डिफरेंस जो है, वो डिफरेंस जो है पाकिस्तान में शो लगता है मेरे ख्याल में, आफ्ताब इकबाल का खबरनाक, वो डिफरेंट नामों से वो चलता रहा है। उस बंदे के पास इंफॉर्मेशन बहुत है और वो भी हिस्टोरिकल चीज़ों को छेड़ते हैं, वो उनके ऊपर डिबेट करते हैं और लोगों को सवाल जवाब करते हैं। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो है वहाँ से मिलते हैं। इन्होंने बड़ी डीपली बताया है इसके बारे में, और हमारे लोगों में तासुब पाया जाता है। वो शुरू से बताया ना, हाँ, शुरू से 5000, 6000, 10,000, 12,000 साल पहले गया। वो जहाँ पे हम लोगों में लैक ऑफ नॉलेज है ना हिस्ट्री को लेकर, जैसे मैं हूँ, मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है पर्सनली मुझे जो है, और मैं वो ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ता नहीं हूँ, देखता नहीं हूँ। अपने इंटरेस्ट की बात हो, अली भाई का ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मेरे जैसे लोग जो हैं वो, मेरे पे भी एक वो मिथ पाई जाती थी यार पाकिस्तानी लोगों की तरह के, मतलब ये जो भी गोरे को देखना तो बोलना कि यार मतलब गोरा कह देना, किस रंग चिट्टा हो तो गोरा कह देना। तो मीन्स कि उसने उस मिथ को गलत साबित किया और उन्होंने बताया कि वो जो सफ़ेद नज़र आने वाले, चमड़ी सफ़ेद है किसी की तो उसको गोरा नहीं कह सकते। ये ब्रिटिश जो हैं वो अलग हैं और दूसरे जो हैं वो अलग हैं। आप उनको उनमें डिफरेंस अंतर करना सीखें, और ये हिस्टोरिकल चीज़ है, ये पीछे से किस तरह आई है। और ये अभी इन्होंने जिस तरह बयान किया उसको मेरे ख्याल में इन्होंने ठीक तरीके से, क्योंकि वो इस चीज़ को जानते हैं कि मौसम के हिसाब से, जैसे उन्होंने कलर बताया स्किन कलर्स का, कि मतलब काला कलर है तो आपको वो उस हिसाब से, मौसम के हिसाब से वो डिपेंड करता है। और अगर सफ़ेद है तो मेरे ख्याल में धूप का वो अंतर, वो सारा उन्होंने वो डिटेलिंग बताई उसमें। मेरे ख्याल में हिस्टोरिकल चीज़ें इस हिसाब से ठीक हैं। बाकी अगर कहीं देखता हूँ, देखने में मुझे इमारतों में और वो हिस्ट्री की चीज़ों में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है। जैसे हमारे इधर सिटी में किला रोहतास है, पुरानी हिस्ट्री है, उसे संभाला नहीं गया और वो ख़राब कर दिया गया है। बकौल इंडिया के हिसाब से देखें तो इन्होंने अपनी हिस्ट्री संभाली हुई है। वहाँ पे अगर कोई हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ होती है तो वो लोग वहाँ पे उसको देख कर उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, और वहाँ पे चीज़ें संभाली हुई हैं। पता है लोगों को उन्होंने हिस्ट्री अपनी संभालनी है। कौमें वही जो है वो तरक्की करती हैं। बहरहाल इधर जो है वो संभाला नहीं गया, और हम लोग वहाँ पे जाते हैं सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए, घूम फिर के दोस्तों के साथ, और वापस आ जाते हैं। हमें हिस्ट्री नहीं पता। रात को मैंने वीडियो वैसे ही आ गई है सामने, और वो बता रहे थे पता नहीं कितनी अशरफियाँ लगी हैं इसको बनाने में, और वो नीचे जिस तरफ आप गए थे अली भाई और आप कह रहे थे कुएँ हैं कि क्या है, वो मेरे ख्याल में उनके नहाने का जेल, वो नहाने का सिस्टम तो सारा उसी साइड पे नीचे, और वो उनके जो बादशाह मतलब जो अपर की राय है वो वहाँ पे जाके जो भी नहाना है उनका जो भी सिस्टम है वो करते थे। और उस वक्त वो टब बने होंगे ना नहाने वाले, वो नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उसके नीचे पानी गुजरता था। वो जो पानी उस साइड से गुजर रहा है ना, वो साइड से जो
वो उसमें आता था, गुजरता था उससे, वहाँ पे वो नहाते थे, और एक साइड पे वो छोटे छोटे अच्छा अच्छा, टब बने हुए हैं ना, वही ना टब बने हुए हैं, तो उसमें से बनाते हैं जैसे आजकल टब बने होते उस हैं। साइड पे अब गए नहीं, पता नहीं बार बार हमने विजिट किया, क्योंकि हिस्ट्री से वो माइंड नहीं है ना। हम जाते हैं एज अ एंटरटेनमेंट, वहाँ पे पिकनिक करने घूम लिया, लेकिन अगर हिस्टोरिकल बंदा हो, मतलब वो ज़हन रखने वाला हो कि हिस्ट्री से रिलेटेड उसको लगाओ हो। नहीं, वो थोड़ा सा उसको पता हो ना कि पहले देख के गया हो हिस्ट्री वगैरह के, वहाँ पे ये भी था, ये वही भी था। वही फिर वो ढूंढने की कोशिश करेगा कि किस कोशिश जगह पे है। करें। अब भी मुझे वो हमें इसलिए जैसे हमें पता ही नहीं था पहले कि भाई वहाँ पे ये भी है। बाद में हमें पता चला कि वहाँ पे भी जेलें भी हैं, और हाँ। वो पता है एक दफा देखा था जाके, एक दफा वो भी वो इरफान के साथ वो पता चला था तो हाँ। देखा था। इसी तरह अभी ये पता चला है, तो अगली दफा जाएंगे तो ये भी देखेंगे। वो भी उन्होंने वो गेम बड़ी डीपली उन्होंने बनाए हुए, वहाँ पे तो मतलब रोशनी थोड़ी बहुत आ रही है, जहाँ पे वो हौज बना हुआ है पानी का, वहाँ से स्ट्रेट ऊपर से आ रही है। बाकी जो रास्ते हैं, इंटरेस्ट जितनी भी है, एग्जिट है, वो सारा मतलब काफी अंधेरा था वहाँ पे। मेरे ख्याल में वो इस सामने विजिट नहीं किया। उसके बाद एक साइड पे जो दूसरा दरवाजा है इस साइड पे, ठीक है, एग्जिट साइड पे, वहीं पे जहाँ पे मस्जिद है बनी हुई, मस्जिद के पास एक दरवाजा बना हुआ है, वो उससे बाहर निकले तो उसके बाहर भी एक बना हुआ है, मतलब इस चार दीवारी की बाहर भी है वो हिस्सा। वो हमें नहीं पता था, क्योंकि हम तो इंडोर जितना भी है विजिट जो मेन चीज़ें हैं, और यहाँ पे म्यूजियम जो है वो भी उन्होंने बंद किया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान गए हो किलर दास क्या कितनी पाकिस्तान दफा? एक या दो दफा पाकिस्तानी अवाम की सोच जो है वो बड़ी अजीब सी है, क्योंकि चीज़ों को वो मापते नहीं है, देखते नहीं है, हिस्टोरिकल चीज़ है तो उसे कुछ सीखना क्योंकि है। ये इंटरेस्ट पैदा ही नहीं किया गया शुरू से ही। हमारी किताबों में अगर ये हिस्ट्री के मतलब अगर कुछ बताया होता ना डीपली, सिर्फ इतना बताते हैं ना जो 1947 के बाद की हिस्ट्री है, उससे पहले की हिस्ट्री बताते अगर बुक्स में होती तो इंटरेस्ट भी पैदा होता लोगों में, लोगों को थोड़ा बहुत पता होता तो तभी इंटरेस्ट पैदा होता है। अभी जैसे हमें पता चल रहा है इन लोगों इन दोनों की वीडियो देखी है हमने, और इन्होंने सवाल ऐसे ऐसे किए हैं, यकीन करें जिसका हमें पता भी नहीं है। और लेकिन इसी रिलेटेड मैं एक और चीज़ मैंने हिस्ट्री में देखा था कि जो श्री राम है अपना, मैं किसी एक ना अपना मौलवी की मतलब हमारे उलमा थे उनकी मैं एक तकरीर सुन रहा था एक दिन, तो उन्होंने बताया कि ये जो हिंदुओं के भगवान होते हैं ना, जो इन्होंने नाम रखे होते हैं या जो नाम होते हैं, उसका रिलेटेड जो होता है वो हमारे पीछे जितना भी हमारा चल रहा होता है ना मुस्लिम का, उनके साथ रिलेटेड होते हैं ये। और जैसे अभी हम हमारे में जो है, मैं अपना बता रहा हूँ कि जितने ये क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, वो अल्लाह के नबी हैं, लेकिन वो उनको जो है वो खुदा मानते हैं, ठीक है, हज़रत ईसा को। लेकिन हमारे में ये बताया जाता है वो खुदा नहीं है, वो अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से इसी तरह हिंदू में भी काफ़ी सारा जो है ना सिमिलरिटी मिलती है पिछले किसी न किसी नबी के साथ। उसमें से अभी एक और वीडियो मैंने देखी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और श्री राम की जो है ना वो कंपैरिजन कर रहे थे, ठीक है। और उसमें उन्होंने बताया कि अब्राहम मतलब वो ज़ाहिर है पता है अब्राहम कहते हैं, तो हम कहते हैं हज़रत इब्राहीम, तो लेकिन हिंदू कहते हैं कि श्री राम। तो वो उनकी स्टोरी है ना, जो एक दो स्टोरी है बीच में, अभी मुझे प्रॉपर याद नहीं है, वो गए थे जो अपनी बीवी को ले गए और वहाँ पे जो है वो उसको बैन बताया, और उस रिलेटेड ना एक स्टोरी है, ठीक है। तो वो राम की भी वैसी है, श्री राम की भी, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी सेम है, मतलब बीच में करैक्टर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन वो कंसेप्ट जो है ना, वो बैकग्राउंड जो है उसका वो सेम लग रहा था। तो उस हिसाब से मुझे जो अंदाज़ा होता है कि वो मतलब हो सकता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ही राम श्री राम कह रहे हूँ, हमारे में वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी मतलब दिखाई गई हो, पढ़ाई गई हो। तो ये मैं कह रहा हूँ कि आखिर कुछ ना कुछ तो है ना पीछे, कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड होगा ना। तो वही चीज़ ये बता रहे हैं कि बैकग्राउंड पे जो कैसे था, वो जैसे उन्होंने कंपैरिजन किया अपना दूसरे वो जो यूरोप में जो ये गॉडेस थी, उन्होंने बताया वो नदी, ठीक है, रिवर वाली, तो उनके हिसाब से रिलेटेड बताया कि यहाँ पे भी वही है, वो वहाँ पे भी वही है, तो वो दिखाया था। तो उस हिसाब से मुझे वो वाली भी याद आ गई कि ये सब कुछ पीछे ना पीछे एक ना एक जगह, तो जाहिर है सबसे पहले तो हज़रत आदम आए थे इस दुनिया में, ये तो तकरीबन हर एक को पता है, हर एक को इस बात पे पता है कि ज़ाहिर एक इंसान आया था, तो ज़ाहिर उससे इशारा कुछ चला है।
आगे तो शादी- यार सारा आगे शादी- सेम ही है, लेकिन आगे से जाकर नाम चेंज हो गई या थोड़े से कंसेप्ट चेंज हो गए या आगे से कुछ ना कुछ रहन सहन ऐसा कह लो। रहन सहन मतलब, लेकिन है तो सारा कुछ बैग में एक जैसा ही। और जैसे ये कह रहे हैं कि हर जगह जो जीन्स है वो इंडियन है, हो भी सकता है भी, और इंडियन भी है, क्योंकि इंडिया आज से काफ़ी हज़ारों साल पहले से है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो बाकी जो जजीरे हैं वो जैसे अमेरिका है वो बाद में दरियाफ्त हुआ, इसी तरह कुछ बाकी जजीरे हैं वहाँ पे भी, लेकिन जो ट्राइबल रहते थे, ट्राइबल लोग, तो वो उनका जो रहन सहन था, उनकी जो बातें थी वो ज़ाहिर सारी से एशिया टाइप थी, यहाँ किस हिसाब से सी थी। तो वही खुदा को मानना, वही जो है कंसेप्ट लेके शुरू से, ज़ाहिर है वो शुरू से चलता आ रहे हैं दीन। फिर आगे से मतलब ये तो चीज़ें- आगे से मतलब सारा कुछ चेंज हुआ, तो ज़ाहिर है पीछे सारा कुछ बैकग्राउंड पे एक ही है। और ये बाकी स्किन वाला जो इन्होंने बताया वो भी थोड़ा बहुत इन्होंने बता दिया फ़र्क है, यहाँ पे कैसे क्यों होते हैं ऐसे, वहाँ पे क्यों होते हैं। और आँख छोटी होने का भी राज अब आज पता लगा, यकीन कर मुझे नहीं था पता। अंधा होने का तो मुझे पता था, लेकिन ये है नहीं, वो राज यही है कि वो छोटी छोटी होगी जो जिसकी छोटी, वजह से वो अंधा नहीं हो सकते। वो उनकी स्टेप बाय यही तो स्टेप कुदरत का नस्लें निज़ाम चलती है रही ना, हैं तो फिर तो चलना है सारा। मतलब मौसम के हिसाब से आपकी स्किन, आपका रहन सहन सारा बिल्कुल। मतलब तो और उसके अलावा एक रिलेटेड जो हिस्ट्री अभी बताई है, क्या कर रहे हो यार, ये लगे ठीक है, जो अभी रिलेटेड हिस्ट्री बताई है एक पाकिस्तान और इंडिया की, जो हमने एक पिछली वीडियो की थी जिसमें आप लोग भी कह रहे थे कि वो जिसको हमने कहा था कोई हजम नहीं हो रही जो हमें हिस्ट्री जो है ना वो वाली, तो उस रिलेटेड भी इन्होंने थोड़ी सी बात की, ज़्यादा नहीं बात की, थोड़ी सी बात की है। और इन्होंने बताया कि अफगानिस्तान लड़े अकबर के साथ, और उसके बाद जो है वो अलहदा हुए सारे, जब पाकिस्तान बना तो ब्रिटिश ने टू नेशन जो थ्योरी दी गई, ऐसा करो तो फिर ठीक रहोगे, ठीक है। तो वो चीज़ जब हम कहते थे तो वो आगे से गालियाँ देते हैं, तो आप लोगों को तो पता ही नहीं है। तो ये है वो है, ये मुसलमानों ने किया है, मुसलमानों ने किया होगा, मैं भी ये नहीं कहता कि ज़ाहिर है मुसलमानों ने वोट दिए होंगे, ज़्यादा वोट दिए होंगे, लेकिन जितने लोग हैं वो, जैसे वो एक वो इन्होंने नाम लिया है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा नाम क्या लिया था एक मुस्लिम का, वो जिन्होंने कहा कि मुझे बेड़ियों के आगे फेंक दिया है। तो मतलब ऐसे काफ़ी लोग थे जो कि टू नेशन थ्योरी के बहुत मुखालफ थे, मुस्लिम भी थे। तो खान सर थे को पता नहीं। हाँ बिल्कुल, वो मैं ये बता रहा हूँ कि वो सबके काफ़ी गफ़ार सर। और ये है कि उन्होंने अब जैसे कहा कि मुझे बेड़ियों के आगे फेंको नहीं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक़्त काफ़ी सारे मुसलमान भी नहीं राज़ी थे कि ये टू नेशन थ्योरी हो और अलहदा हो, वो सारे यही चाहते थे एक हो और एक ला हो। तो लेकिन हाँ, कुछ मुसलमान, ज़्यादातर मुसलमानों ने वोट किया होगा कि अलहदा होनी चाहिए, सारा कुछ मान लिया इस बात को भी। तो उस वक्त जब हमने ये कहा तो फिर उस वक्त गालियाँ नीचे आनी शुरू हो गई, डिसलाइक वीडियो को आने शुरू हो गए। तो खैर क्योंकि हमने जो सुना है वो ऐसे ही सुना है जैसे इन्होंने बताया, और वो जो दूसरा था वो हिसाब से हमने नहीं सुना था कभी। आप अगर गालियाँ निकालने के बजाय वो रियलिटी निकाल के और अपना ओपिनियन निकाल के नीचे लिखते हैं, तो उसके ऊपर हो सकता है हम उस चीज़ को देखें, पढ़ें, उसके बाद आपको जवाब दें या कोई वीडियो बना दें, हाँ। वो बता दें। हाँ। तो हो सकता है उस चीज़ का हल निकल आए। आप ठीक कह रहे हो तो हम मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और अगर हम ठीक कह रहे हैं तो आपको एक्सेप्ट करना आपको चाहिए। लगता है कि हम मुगलों को जो है वो बहुत पता नहीं क्या समझते हैं, ठीक है। यकीन करें जो उन्होंने गलतियां की हम उनको कहते हैं कि गलतियां की हैं उन्होंने, मैं खुद कहता हूँ। पीछे तरीक बड़ी परी है ना, बिल्कुल बड़ी बड़ी है, उसमें बहुत कुछ जरूरी तो हुआ नहीं है। है अगर हमारी नज़र में कोई मुसलमान है तो वो बिल्कुल ठीक ही होगा, नहीं, इंसान है हमारी नज़र में वो भी, तो गलतियां करेगा वो भी। इंसान गलती का पुतला। तो हमें पता है कि उसने भी गलतियां की हैं, सब ने गलतियां की हैं, तो इसमें ये नहीं है कि हम कोई साथ नहीं दे रहे होते। और गालियां देना कोई अच्छी बात नहीं होती, यही है कि मतलब कुछ अच्छा सा आदमी अगर कोई मतलब दे सके, नॉलेज दे सके कि आप ये वीडियो देखें, आप ऐसा मतलब काम करें या ऐसी वीडियो पे रिएक्शन दें, तो उसे नॉलेज मिल सकता है। गालियां देना कोई इसका हल नहीं निकाल है। के लेके आए हूँ सिर्फ हिस्ट्री के लिए, और ये हिस्ट्री से जान के बड़ा कुछ पता चला है, ये करें बहुत कुछ पता चला है। अभी हमें हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती, एक बात है, तो हमें पता ही नहीं है जब हिस्ट्री का, तो हम क्या करेंगे उधर। डीपली इतनी पढ़ाई नहीं जाती, ज़्यादा डीपली भी नहीं पढ़ाई जाती, ना थोड़ी डीपली पढ़ाई जाती है, और बस यही है, कुछ सालों की पढ़ाई जाती है। सोशल मीडिया की वजह से बहुत फर्क पड़ गया है अभी, ये बिल्कुल, ये बहुत चीज़ें चेंजिंग देख हो के चुकी। ये वीडियो देख के अच्छा भी लगा, एक पढ़ा लिखा बंदा बैठा हुआ है, वो बातचीत कर रहा है, और यकीन करें बातचीत भी ऐसी कर रहा है कि उन्होंने किसी मजहब को टैग भी नहीं किया हिस्ट्री में। बिल्कुल ये होता है हिस्ट्री बताने का भी अंदाज होता है कि बंदा जो है वो हिस्ट्री सुनता है। अगर बंदा एक ही मजहब को टारगेट करता रहे बार बार, तो फिर वो बंदा दूसरा जो है ना वो उस मजहब वाला वो चिढ़ जाएगा, चाहे जो भी हो। आप सच की बात भी बता रहे होंगे ना, वो नहीं सुनेगा। इसलिए प्यार से, वो कहते हैं ना छुरी चलाएं फिर भी प्यार से चलाएं। तो प्यार से बेशक जान भी ले लें,
तो प्यार से जो है वो बतानी चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छी हिस्ट्री बताई है, इन्होंने इन्वेडर अकबर को बताया, वो तुर्क को बताया, लेकिन जहाँ यहाँ के मुसलमानों को वो बताया कि वो अफगानिस्तान भी थे, लेकिन वो चलो बेशक मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने फिर इस साथ दे के जो है वो अकबर से लड़ाई की। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमान गलत है, उन्होंने ये कहा कि तुर्की गलत थे, तुर्क गलत थे। तरीके से गलत काम इन्हें बात बताई, तरीके से इन्होंने एक किया, तरीके से जिससे- प्यार से बताइए, यकीन करें समझ भी आई है और अच्छा भी लगा है और इज्जत भी बढ़ गई है मेरी नज़र में। बिल्कुल जी, कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, वाकई कुछ सवाल थे ऐसे ना मेरी जहन में भी कि ये हिस्ट्री मतलब कैसे चल रही है। मतलब हमारी तारीख में हमको पढ़ाया गया है कि पहले इस दुनिया में बाबा आदम अलैहिस्सलाम आए और उसके बाद बीबी हवा आई, तो उसके ऊपर ये मतलब तारीख में तो अभी और पढ़ाया जा रहा है कि ऐसे ऐसा है, बाकी हमारी तारीख हमको ऐसे पढ़ाई गई है। तो इसके बाद मेरे जहन में सवाल आए थे ये ज़रूर कि ये हमारा कलर कैसे, मतलब गोरे का कलर ऐसा है, हमारी जिधर है कलर दूसरी तरह का है, तो ब्लैक भी वाले भी हैं। ये मेरे जहन में सवाल आते थे पर इनका जवाब तलाश नहीं किया जा सकता था। मुझे ये पता था क्लाइमेट की वजह से है, लेकिन तो ये इधर नहीं अभी पता ये कि भी क्यों हुआ है। हाँ, ये एक तो ये पता चला है। दूसरा मेरे जहन में एक और बहुत आता था कि यार दुनिया में ऐसे ज़बानें कैसे कैसे चेंज हो। मैं जैसे रशियन सुनी ना, तो मैंने सोचा कि ये पता नहीं कैसे बन गई होगी, इस तारीख इसकी नहीं पता। फिर भी मैं जितनी भी ज़बानें सुनी ना, तो बाद में ये जहन में सवाल आता था कि हम एक ही नस्ल से चल के आ रहे हैं, तो ये कैसे फ़र्क आया है, ज़बानें इतनी ज़्यादा होगी। अभी हमको केरला की मैंने सुनी ना दुबई में रह के, तो उनकी ज़बान बिल्कुल मैं समझ में नहीं आती थी। मैं बोला यार इन लोगों को अच्छी भली आती भी है, समझते भी हैं, तो ये कैसे डिफरेंस हुआ, इसके ऊपर भी को मैं ना वीडियो देखना चाहता हूँ। तो अभी यार ज़िंदगी इतनी हार्ड हो गई है, इतनी फास्ट ज़िंदगी है, अभी इतना टाइम नहीं होता। फिर भी इस वीडियो की वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला है। बाकी ये है कि यार तारीख जो है ना हमारी पाकिस्तान इंडिया की, इसमें बहुत सी यार ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर हम इकट्ठे एक बात पे एग्री नहीं हो सकते, जिसके ऊपर हमको चाहिए कि हम एक दूसरे को सुने समझे। उस पर गालियाँ देना, उस पर यहाँ से बातें करने का फ़ायदा नहीं होता, उस पर समझने की बात है। आप हो सकता है हक पे हों, तो हो सकता है हम मुस्लिम को जो बताएगा वो हक पे हों, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि गाली दी जाए। इससे इसका मतलब होता है कि एक चीज़ को माना जाए। अभी हम देखो बहुत सी इंडिया की वीडियो देखने के बाद मान रहे हैं कि इंडिया के मतलब बहुत से मामलात में वो हक पे हैं, हमारे में गलतियाँ पाई जाती। जैसे मुस्लिम के आप बताते हैं कि हमारे बड़ों ने, मंगोलों ने ये जब आए थे मुग़ल, इन्होंने मतलब ये कर दिया, तो पहले हमको नहीं पढ़ाया गया, तो अभी समझते हैं सीखते हैं तो कुछ बात मान जाते हैं। तो बाकी मेरा भी यही है यार, गालियाँ ना दिया करें, कोशिश करें कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करें जो मतलब सही हो, जो नहीं है तो उस पर अपनी राय दें, अपनी उस राय पे बताएं, हमें प्यार से समझाएं कि ऐसे नहीं है, बताएं। भाई नहीं तो ऐसे आप है। अपनी उस वीडियो का लिंक दें कि आपको नहीं पता तो ये वीडियो देखें या इस वीडियो पे रिएक्शन दें, तो ऐसा हो सकता है बहुत कुछ समझने को मिल सकता है। तो वाकई वीडियो बहुत अच्छी है। तो इन भाई साहब को मैंने सुना है ना, तो ज़रूर इनका मतलब पेज फॉलो करूँगा, क्योंकि बोलते हैं हम ये भी वीडियो डालते हैं, तो ज़िंदगी में टाइम मिलेगा तो ज़रूर इनको सुन के तारीख के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आदमी बहुत ज़बरदस्त बात कर रहा है, गाली नहीं दे रहा ना किसी मज़हब को, किसी मसलक को गाली नहीं दे रहा, जिसकी वजह से सुनने का दिल करता है। बाकी थोड़ा सा मेरे को मसला इस वीडियो में ये आया कि ये हिंदी ज़बान में कुछ बातें थी जो मेरे को समझ नहीं आई, और इसके साथ इंग्लिश भी है और हिंदी भी है, हिंदी के कोई लफ्ज़ मेरे को समझ नहीं आते, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। फिर भी वीडियो बहुत अच्छी बनाई इन्होंने। महाराज जी उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड में बोला है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और उसमें ये चेंजिंग होगी तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में बच्चे अगर सुनेंगे हिस्ट्री तो उन्हें पता होगा यार ये चीज़ चल रही हो ये, और अगर कोई बात गलत करेगा तो उसके ऊपर वो जवाब भी दे सकेंगे उसका। वीडियो ज़बरदस्ती अच्छी वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी, मज़ा आया देख के और इन्जॉय किया, इन्फॉर्मेशन मिली, और आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी। हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएं विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।